हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। यस यस यस, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, एक बार चेक कर लो ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है कि नहीं। फिर हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। ओके जी ओके जी ओके जी, यस 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 यस। गुड 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 आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यस यस यस, चलो भाई, एडमिट कार्ड भी आ गया। हाँ भाई, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया। तो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लेना, है ना। अच्छे से देख लेना सेंटर वेंटर कहाँ है, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। आईसीआई की वेबसाइट से आप लोग एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हो। तो आज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे प्री एग्जाम मैराथन सीरीज में। इस मैराथन सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को 80 प्लस सिलेबस कवर करवाने वाला हूं। किस तरीके से कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स फटाफट रिवाइज करवा दूं। फटाफट मतलब जब वन शॉट करवाता हूं तो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के साथ धीमे धीमे समझाते हुए चलता हूं। पर अब सेकंड रिवीजन का टाइम आ चुका है, तो यहां पर मैं सुपर फास्ट स्पीड में कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा। और पिछले 3 पेपर्स, सितंबर 25, मई 25, जैन 25 के सारे क्वेश्चन लाइव सॉल्व करेंगे राइट नाउ। ठीक है एवरीवन, चलो जी। तो उम्मीद करता हूं कि भाई ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया आ रहा होगा। एक बार चेक करके जरूर बता देना मुझे, और फिर मैं सेशन को शुरू करता हूं, ठीक है। ओके यस नमित जी, शिवानी, अक्षय, हार्दिक, दीपांशु, शिवांगी, रिद्धि एंड प्रियांश, फैनिल, केविन, मीत, पीयूष। अच्छा पीयूष भाई, ठीक है। मैं वैसे भी अभी इंट्रोडक्शन वाली चीजें बता रहा हूँ, तब तक आई थिंक एमपी सर जो है छोड़ देंगे। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने देखा ही नहीं था यार कि एमपी सर क्लास भी चालू है अभी। ओके, तो आई थिंक सर भी अब एंड करने वाले ही होंगे। तो मैंने पहली क्लास मेरी ली थी कहाँ से? डिंडोरी से ली थी, मेरे होम टाउन से। आज जो मेरी सेकंड क्लास हो रही, ये मैं जबलपुर से ले रहा हूँ। अगर आप सभी को पता हो तो मध्य प्रदेश में एक शहर है जबलपुर। तो आज की क्लास में जबलपुर से ले रहा हूँ। यहाँ भी मैंने मेरा सेटअप लगाया हुआ है। और कल और परसों के जो सेशंस है वो मैंने प्री रिकॉर्ड कर लिए आपके लिए, क्योंकि मैं अभी 2 दिन इंदौर जा रहा हूँ। तो वो 2 दिन आप लोगों को प्रीमियर सेशंस देखने, पर वो नए सेशंस हैं। मैंने 31st की रात को बैठ के रिकॉर्डिंग करी है, तो मेरी मेहनत को भाई वेस्ट मत होने देना। मैंने तुम्हारे लिए 31st की पार्टी सेक्रीफाइस कर दी थी इस पर। तो भाई तुम्हारा तो मतलब बोलते हो ड्यूटी बनता है कि वो जो 2 सेशंस में सवा सवा घंटे के कल और परसों प्रीमियर करने वाला हूँ, तुमको शिद्दत से देखने हैं, ठीक है। चलो जी, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कल मैंने मैथ्स फॉर फाइनेंस आप लोगों को दिया था। तो मैथ्स फॉर फाइनेंस में आपने जेन 25 का पेपर सॉल्व किया होगा। मैंने उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाल दी थी टेलीग्राम में, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग शुरू करें क्या भाई? शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट नाउ? क्या हम लोग कहानी शुरू कर सकते हैं? ठीक है, चलो। तो जैसा कि आप सभी को भाई प्लान पता है मेरा, कि मैं आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स का एकदम फटाफट। और उसके बाद में पीवाईक्यूज कराने वाला हूं आपको, कौन से लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के, है ना। लास्ट 3 पेपर्स जो हमारे हुए, मतलब 2025 के जितने भी पेपर्स आए हैं उनके सारे इस चैप्टर के एमसीक्यू करवा दूंगा। फिर सब्सटेंशियल कवरेज हमारे सीरीज में होगा। डेडिकेटेड थ्योरी का सेशन में लेने वाला हूं। डेडिकेटेड टेस्ट वाला डे भी मैंने रखा हुआ है। 10 लाइव सेशन, 2 रिकॉर्डेड सेशन शेड्यूल के हिसाब से होंगे। शेड्यूल अगर आपको नहीं पता था पहले से तो देख लो भाई, कुछ लोग नए हमारे साथ जुड़ते हैं इसलिए मुझे ये चीजें बताना जरूरी है। तो शेड्यूल आपके सामने ये रहा। मैथ्स फॉर फाइनेंस हमारा हो चुका है, और आज हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में आ चुके हैं। जिन्होंने मैथ्स फॉर फाइनेंस का सेशन नहीं देखा भाई जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल था। बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आए, थैंक यू सो मच गाइस। और 11 जनवरी को मैं डेडिकेटेड थ्योरी सेशन लूंगा, और 12 जनवरी को मैं फुल सिलेबस टेस्ट लाइव लेने वाला हूं। मैं खुद बनाऊंगा वो पेपर आपके लिए। इसके अलावा जो भी सेशन होने के बाद मेरे नोट्स है ना, वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। मैंने मेरी रिवीजन की लाइब्रेरी भी आपके लिए बनाकर रखी हुई है, आप देख सकते हो। रिवीजन की लाइब्रेरी लुक्स लाइक दिस। क्या होता है कि चीजें ढूंढने में परेशानी होती है बच्चों को, तो एक ही जगह पर सारी चीजें डाल दी। जैसे नई मैराथन सीरीज के सारे लेक्चर्स यहाँ ऐड होते जाएंगे। उसके बाद नए वन शॉट्स यहाँ पर हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो सीरीज ली थी सितंबर में वो ये रही। और जो पुराने वन शॉट है वो ये रहे, क्योंकि नए में सारे चैप्टर नहीं करवाए हैं, तो बाकी चैप्टर पुराने वन शॉट से कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ एक जगह पर डाल दिया है। और सोशली भी आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर जो है स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए भाई, तो शुरू करता हूं। मैं तो हूं तैयार, अगर आप लोग भी हैं तैयार तो आज विक्ट्री साइन नहीं करेंगे, आज फायर कर दो लाइव चैट में। तो आज लाइव चैट में आग लगा दो भाई, वैसे भी ठंड बहुत है। तुम आग लगा दोगे तो मैं हाथ सेक लूंगा। सर बहुत ही पुअर जोक था, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत हंस लो, है ना, वैसे भी मौके कम मिलते हैं। हा 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 हा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1.5 डेज में भी मैराथन होगी, डोंट वरी बेटा, बिल्कुल होगी। 1.5 डेज में भी मैराथन होगी। तो शुरू करूं कहानी अभी? ओके, यस।
तो सभी बच्चे लाइव चैट में आग लगा दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओहो, ऑलराइट सर। तो भाई बहुत आग लग गई, मैंने हाथ सेक ली, ठंड बहुत है एमपी में भाई, हमारे क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा ठंड है, तो थोड़ी सी गर्मी आ गई, अच्छा लग रहा है। चलो शुरू करता हूँ। तो सुनिएगा भाई, सबसे पहले ना सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का नाम है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। मतलब चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्या दोनों में लिंकेज है? यस, लिंकेज है। क्या सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े बिना डिस्पर्जन पढ़ सकते हैं? जी नहीं। तो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा जाता है, उसके बाद ही डिस्पर्जन पढ़ा जाता है, आपस में दोनों में पूरी पूरी लिंकेज है। अब सुनिए, सेंट्रल टेंडेंसी जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? सर, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मैं तुमको समझाता हूं। जैसे एक क्लासरूम में, अभी जैसे हमारी क्लास में 300 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं तुम सभी 300 लोगों का वेट मेजर करूंगा ना, तो मैं देखूंगा कि यार बहुत सारे लोगों का वेट ना 40 से 60 kg के बीच में होगा, पर बहुत कम लोग होंगे जो 40 से कम होंगे, और बहुत कम लोग होंगे जो 90 या 100 के अराउंड में होंगे। ज्यादातर बच्चों का वेट ना 50 किलो से 70 किलो के आसपास ही घूम रहा होगा। इसका मतलब क्या आप इस बात को फील करते हो कि डेटा जो होता है ना, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि सेंटर की तरफ वैल्यू ज्यादा होती है और कॉर्नर की तरफ वैल्यू कम होती है। बहुत कम वेट वाले भी कम लोग होंगे, बहुत ज्यादा वेट वाले भी कम होंगे, लेकिन जो मिडिल में वेट्स होते हैं ना, वैसे वाले लोग ज्यादा होंगे। तो सेंटर में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो डेटा सेंटर में थोड़ा झुंड बना लेता है, ग्रुपिंग कर लेता है, डेंस हो जाता है। इसी टेंडेंसी को बोला जाता है कि डेटा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लस्टर हो जाते हैं सेंट्रल वैल्यू की तरफ, उसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। पर सवाल ये उठता है, कौन सी वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू बोला जाए? उसी को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो सिंगल वैल्यू जो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही है, सेंटर मतलब समझ रहे हो ना, बीच को रिप्रेजेंट कर रही है, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब एक सेंट्रल टेंडेंसी मेजर हो ऐसा जरूरी नहीं, मल्टीपल तरीके से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। हालांकि सबसे पॉपुलर तो आप सभी लोग यूज करते हो अपनी रियल लाइफ में, और उसका नाम है सर अरिथमेटिक मीन, सबसे पॉपुलर। लेकिन इसके अलावा सर मीडियन होता है, मोड होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। ये सब कुछ हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं ना। अच्छा, कभी भी तुम मेरे साथ फॉर्मूला देखोगे ना, तो हर एक टॉपिक में फॉर्मूले तीन तरीके से अप्लाई होते हैं। अगर नॉर्मल डेटा इस तरीके से कि मान लो तुमको निकालना भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ 11, 13, 20, 34, तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। पर आपने कभी कभी ऐसा भी डेटा देखा होगा कि ये लिखा है वैल्यू 2, 4, 7, 10, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है 1, 3, 2, 9। ये देखो, ये कहलाता है सिंपल फ्रीक्वेंसी, चैप्टर 13 में पढ़ते हैं हम लोग। और फिर कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है 2, 4, 3, इस तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर मुझे अरिथमेटिक मीन बनता है, तो मुझे अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन में भी निकालते बनना चाहिए, सिंपल फ्रीक्वेंसी में भी बनना चाहिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में भी बनना चाहिए। अगर मुझे मीडियन निकालते आता है, तो मुझे नॉर्मल वैल्यूज दी हैं डिस्क्रीट वाली, तो भी मीडियन निकालते बनना चाहिए। ऐसा डेटा दिया तो भी मीडियन निकालते बनना चाहिए, ऐसा डेटा दिया तो भी मुझे मीडियन निकालते बनना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, आओ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सबसे फेवरेट टॉपिक भाई, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब सिंपल एवरेज। अरिथमेटिक मीन में आप क्या करते हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस गिवन है, सभी ऑब्जर्वेशंस को आपस में जोड़ दो, ठीक है सर, और कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दो। तो जैसे पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी, ऐसे करते करते nth ऑब्जर्वेशन तक चले गए और n से डिवाइड कर लिया। मतलब अगर टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से 7th ऑब्जर्वेशन तक जाओ और उस पूरे के टोटल को 7 से डिवाइड कर लो। दूसरा, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये सिंबल क्या बोलता है? ये है सिग्मा। पर सिग्मा का मतलब क्या है? इस सिग्मा का मतलब है समेशन, सम करना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आता है, तो कैसे करूंगा? सर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब ये वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा डिकोड करवाता हूं। समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब
हर एक वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते चलो। वैल्यू ली, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ली, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, और कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस करते चलो, और लास्ट में मेमोरी रिकॉल कर दोगे तो उस पूरे का सम आ जाएगा, और फिर उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है ना, हाँ सर सिंपल फ्रीक्वेंसी मतलब एक एक वैल्यू दी और एक एक फ्रीक्वेंसी है, तब तो तुम इंडिविजुअल वैल्यू ले सकते हो। लेकिन अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, याद आ रहा है किसी को क्या करना पड़ता है? सर अगर क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन होता है ना, तो हमें उस वैल्यू में से उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ये, जैसे 5, 15 और 25 क्यों निकालते हैं मिड पॉइंट? क्योंकि सर क्या तुम इस पूरे क्लास इंटरवल को मल्टीप्लाई कैसे करोगे फ्रीक्वेंसी से? इस क्लास इंटरवल को कैसे मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी से? तो तुम्हें क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना है, और मिड पॉइंट को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। समझे मेरी बात को? ठीक है सर, आइए नेक्स्ट। जहां कैपिटल एन दिया होता है ना, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना है। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर डेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है तो सिर्फ क्लास इंटरवल को काउंट कर लोगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन थोड़ी पता चलेगी। टोटल ऑब्जर्वेशन जानने के लिए सारी फ्रीक्वेंसीज को आपस में जोड़ना पड़ता है। समझे बात को? नेक्स्ट एक मेथड आती है अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन। क्योंकि भाई हमारे सुपर फास्ट रिवीजन है ना, ये हमारा मैराथन सीरीज है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं। भाई ये मेथड हम लोग जानबूझ के यूज नहीं करते, ना ही इसको पढ़ने की जरूरत है, बिना इस मेथड के भी हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन हमें इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी इस पर बेस्ड फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाता है। तो फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन कैपिटल एन इंटू सी, जहां ए का मतलब है आपने जिस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को मीन अज्यूम किया है वो है अज्यूम्ड मीन। दूसरा कैपिटल सी का मतलब है क्लास लेंथ, क्लास की जो लेंथ होती है ना, यूसीबी माइनस एलसीबी, क्लास लेंथ। और डी का मतलब यहां पर क्या है? डी का मतलब है हर एक ऑब्जर्वेशन को उसके अज्यूम्ड मीन से माइनस करके क्लास लेंथ से डिवाइड करके डी वैल्यूज निकाली जाती है। इस तरीके से पूरा टेबल बनता है। फिर क्या इससे भी आंसर वही आता है जो नॉर्मल फॉर्मूले से आ रहा है? हाँ, बट हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है, तो सिंपल वाला एम कैसे यूज करोगे बताओ? इसलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के माइंडसेट से मैं बोल रहा हूं कि ये हमको यूज करना चाहिए। अगला प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है। मैं आपको दिखाऊंगा आज कैसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो एएम भी कांस्टेंट है। मतलब 7 7 7 7 का एएम क्या आएगा बताओ? 7। सर अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एएम, अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को लेते हो और उसमें से एएम माइनस करते हो तो जो डिफरेंसेस आएंगे ना, उन डिफरेंसेस का टोटल करोगे ना तो 0 के बराबर आएगा। अच्छा हाँ, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल टोटल इज इक्वल टू 0। यस सर। एक और प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। जल्दी से याद करो भाई, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस या कुछ माइनस करना। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो जितने भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, एएम, मीडियन, मोड, जीएमएचएम, सभी के सभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज ओरिजिन से भी अफेक्ट होते हैं और चेंज ऑफ स्केल से भी अफेक्ट होते हैं, मतलब दोनों से अफेक्ट होते हैं। पर वही अगर हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे तो वो सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है। जब डिस्पर्जन आएगा तो बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4, इस पर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं भाई। इसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बनता है ना तो वो इस फॉर्मूले से बनता है, कंबाइंड एम से। तो कंबाइंड एम का फॉर्मूला है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ओके सर, चलो। तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड एम। अच्छा, जनरल रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो अरिथमेटिक मीन एक बेस्ट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। अरिथमेटिक मीन ना सारे ऑब्जर्व, आपको पता है जब आप एएम निकालने जाते हो तो आपको सारी वैल्यू का सम करना पड़ता है। तो एएम एक ऐसा मेजर है जिसमें सारे ऑब्जर्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। एएम इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन। देखो अगर एक आध वैल्यू भी तुमने ऊपर नीचे करी ना, एक आध वैल्यू भी, तो पूरा एएम बदल जाता है। तो अफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तुम जब भी डिस्पर्जन पढ़ोगे तो भी एएम यूज होता है, तुम कोरिलेशन पढ़ते हो वहां भी एएम यूज होता है, तुम रिग्रेशन यूज करते हो उसमें भी एएम यूज होता है। सर एएम इतनी काम की चीज है ना कि उसका यूज जो है बाकी जगह भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं अमेनेबल। अमेनेबल मतलब इट इज अवेलेबल फॉर यूज फॉर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। तो मैथमेटिकली और भी जगह उसके एप्लीकेशन है, ये कहना चाहता है वो इस पॉइंट से। अगला, am कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। देखो ऐसे वाले भी कुछ क्लास इंटरवल होते हैं, अगर आपको ध्यान हो, बिलो 10,
फिर 10-20, फिर 20-30 एंड सो ऑन। अब सोचो बिलो 10 लिखा हुआ है, मतलब 0 से 10 हुआ क्या? नहीं, माइनस इंफिनिटी से 10, मतलब ये हो गया ओपन एंडेड क्लास, जिसमें तुम्हारी क्लास इंटरवल की जो एक लिमिट है ना, वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो ऐसे केस में एम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में मिड पॉइंट ही नहीं निकल पाता। अब मिड पॉइंट नहीं निकलेगा तो एम भी नहीं निकलेगा। तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं मीडियन का। तो एक ही चीज है जिसमें मीडियन एम फेल हो जाता है। कौन सी चीज में एम फेल हो जाता है? एम फेल हो जाता है तुम्हारा ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में। ठीक है जी, एम हो चुका है, मुझे बताइएगा एक बार फीडबैक देकर। अभी तक मैंने जितना एम आपको रिवाइज करवाया, क्या इस स्पीड में आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो पा रहा है, या फिर मुझे स्पीड स्लो करनी चाहिए, या फिर मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए? प्लीज गिव मी फीडबैक क्विकली एवरीवन। जिस स्पीड से मैंने एम टॉपिक को कंप्लीट किया, क्या ये स्पीड सही है, या इसको फास्ट करूं या इसको स्लो करूं? जल्दी फीडबैक देना भाई। गुड है। ओके, गुड स्पीड मेंटेन करूं, ठीक है। चलो, काफी लोग फास्ट करने का बोल रहे हैं, काफी लोग मेंटेन करने का बोल रहे हैं, स्लो तो बहुत कम लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब मुझे स्लो नहीं करना है, थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ, स्लो तो नहीं करूंगा भाई। ठीक है, चलो। देखो, सबको मतलब मेजोरिटी के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है ना। फिर हमको क्वेश्चंस भी तो करने हैं, 35 एमसीक्यूज लगभग करने हैं हम लोगों को। ठीक है, आओ अगला सवाल। अगला टॉपिक है हमारा मीडियन। अब मीडियन क्या होता है समझते हैं सर? मीडियन का मतलब जिसमें तुम वैल्यू का एवरेज नहीं निकाल रहे हो। मीडियन वो चीज है जिसमें तुम पोजीशन का एवरेज निकाल रहे हो। पोजीशन का एवरेज का मतलब क्या होता है? कौन सी वैल्यू बीच में बैठी है। अब पोजीशन तो चेंज हो सकती है, नहीं। मीडियन निकालते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डेटा दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन सबसे सेंटर में बैठी होगी ना, जो ऑब्जर्वेशन सबसे सेंटर में बैठी होगी उसको मीडियन बोलते हैं। अब सुनो, अगर डिस्क्रीट वाला ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो हमें दो बातें दिमाग में रखनी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मिडिल टर्म, मतलब एन की वैल्यू अगर ऑड आ रही है तो बीच वाली टर्म हो गई मीडियन। पर अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ रहा है तो बीच की दो मिडिल टर्म हमारा मीडियन बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओरल बताता हूं, मेरे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, 7। तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी हो? सर 3 यहां 3 यहां, मतलब फोर्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन मिडिल में आ गई। यस सर, 7 ऑब्जर्वेशन है तो फोर्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन मिडिल टर्म कहला गई। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं, 8 टर्म्स है तुम्हारे पास, 8, तो फिर तो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो सेंटर में क्या आया? 4 और 5 का बीच, 4 और 5 के मिडिल में जो आ रहा है वो सेंटर, मतलब 4.5 टर्म। तो फोर्थ टर्म ले लो, फिफ्थ टर्म ले लो, दोनों का एवरेज निकाल दो, वो हो गया मीडियन। क्या याद रहेगा ये वाली चीज? ओके सर। नाउ अगला दिया है सर सिंपल फ्रीक्वेंसी। अगर तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, मैं तुमको क्या बोलूंगा, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे सिंपल फ्रीक्वेंसी हो, दोनों में ही मीडियन एक ही तरीके से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो डिस्क्रीट में क्या चेंज हो गया, बस तुम्हारा सारे ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पर अभी भी तुमको करना तो वही है ना। मान लो 29 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, तो भी मिडिल टर्म तो मिडिल टर्म ही रहेगी ना। बस वो मिडिल टर्म को जो गिनने जा रहे हो ना, वो गिनने में थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी। तो तुम क्या यूज कर सकते हो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना सकते। सबको पता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे मान लो पहली फ्रीक्वेंसी 3 है, अगली 4 है, तो 3+4 7, 7+5 12, 12+8 20, ऐसे अपन लोग एक और कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। याद आ रहा है? वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम यूज करेंगे तो सर हमारा ये जो काउंटिंग है ना वो इजी हो जाती है। बाकी अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं, तो अगर तुम डिस्क्रीट का मीडियन निकाल रहे हो या सिंपल का निकाल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम। नेक्स्ट, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है सर, क्योंकि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। देखो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में सिंपल स्टेप्स याद रख लो। सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ एक और रो या एक और कॉलम बनाओ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, बना लिया? ओके सर। फिर ये हो गया स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप होता है n/2 की वैल्यू निकालो। n/2, कैपिटल n/2 की वैल्यू निकालो। अब ये जो n/2 की वैल्यू है ना, तुमको देखना है ये टर्म कौन से क्लास इंटरवल में बैठा है। ये टर्म कौन से क्लास इंटरवल में बैठा है? जैसे कि मान लो n/2 की वैल्यू आ रही है 29, और तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक जगह 24 है और एक जगह 32 है, तो तुम समझ जाओगे कि 24 और 32 के बीच में 29 बैठा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो उस तरीके से तुम जो है क्लास बाउंड्री पता कर सकते हो। वो क्लास बाउंड्री पता कर सकते हो जहां पर तुम्हारा मीडियन लोकेटेड है। एक बार तुमको वो क्लास बाउंड्री पता चल गया, बस उसको नाम दे दो क्या?
वही कहलाएगा मीडियन क्लास। वो क्लास बाउंड्री अगर तुमको एक बार पता चल गई तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। अब एक बार मीडियन क्लास पता चल गया, उसी के आजू बाजू तुमको सब कुछ करना है। सबसे पहले मीडियन क्लास का एलसीबी निकाल दो। जो लोग भूल गए उनको बता दो एलसीबी का मतलब। मान लो तुम्हारा क्लास इंटरवल है 20 30 30 40 वाला, तो 20 30 का एलसीबी होगा 20। पर मान लो तुम्हारा क्लास इंटरवल है 10 19 20 29 30 39, तो 30 से 39 वाले का एलसीबी हो जाएगा 29.5। मतलब अगर दो क्लास इंटरवल के बीच में गैप होता है तो बाउंड्री निकालने के लिए 0.5 का एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर 10 20 20 30 विदाउट गैप वाले क्लास इंटरवल है तो जो छोटी वैल्यू लोअर क्लास लिमिट लिखी हुई है वही बाउंड्री बन जाती है। याद आ रहा? ठीक है। अगला एनयू और एनएल, जिसको तुमने मीडियन क्लास बोला है, हाँ सर, उसके उसकी खुद की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एनयू है। और जिसको तुमने मीडियन क्लास बोला है उसके जस्ट पहले वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्री मीडियन क्लास, उसको बोलते हैं एनएल। फिर कैपिटल सी का मतलब है क्लास लेंथ। अगेन क्लास लेंथ का फॉर्मूला क्या है सर? क्लास लेंथ का फॉर्मूला है यूसीबी माइनस एलसीबी। तो अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, यहां भी वही लॉजिक लगेगा। अगर 10 19 20 29 इस तरीके के क्लास इंटरवल है तो 29.5 माइनस 19.5। अगर 10 20 20 30 ऐसा दिया हुआ है तो 30 माइनस 20। तो मतलब क्लास लेंथ निकालना इज नॉट अ बिग डील। और जैसे ये सारा डेटा रेडी हो गया, क्या क्या रेडी हो गया एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने सबसे पहले n/2 निकाला। n/2 की मदद से मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सी क्लास इंटरवल मीडियन क्लास है, और उस मीडियन क्लास का L मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, उस मीडियन क्लास का NL मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, NU उसके पीछे वाली क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज NL, और C मतलब क्लास लेंथ, और उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लास्ट में इंटू सी कर देंगे, अपना मीडियन निकल कर आ जाता है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के अंदर ना NU माइनस NL लिख दो या F लिख दो, एक ही बात है। मतलब जो मीडियन क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी अगर तुम सीधे लिख देते हो ना तो भी वही आएगा, NU और NL का डिफरेंस निकाल देते हो तो भी वही आएगा। दोनों में ही सेम ही चीज तुम्हारी आने वाली, नॉट अ बिग डील। चलो भाई आगे बढ़ू मैं। मीडियन की प्रॉपर्टी, जैसे हमने एएम में एक प्रॉपर्टी पढ़ी ना, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एम इज ऑलवेज जीरो। अब मैं डेविएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मीडियन में मैं एब्सोल्यूट डेविएशंस की बात कर रहा हूं। जब मैं एब्सोल्यूट लिख दूं मतलब समझ जाना किसकी बात चल रही है, मॉड्यूलस। एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस, जिसमें आप मॉड्यूलस लगा देते हो, मतलब माइनस को भी प्लस ले लो, प्लस को भी प्लस ले लो। और ऐसे केस में जो तुम्हारा डेविएशन का टोटल आता है वो जीरो नहीं आता, मिनिमम आता है। ऐसा कब होता है? जब तुमने डेविएशंस लिया है मीडियन से। जब हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे वहां भी एक टॉपिक आता है मीन डेविएशन, वहां हम सेम लॉजिक को यूज करते हैं। ठीक है, चलो। मीडियन, अब मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का एप्लीकेबिलिटी सेम है, चाहे एएम हो, मीडियन हो, मोड हो, जीएम हो, एचएम, सब में सेम है। चलो, मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है। तुम समझ गए होगे क्यों इसका नाम पोजिशनल एवरेज है, क्योंकि ये पोजीशन देखता है कि सेंट्रल पोजीशन में कौन है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। तुमने देखा जब मैं मीडियन निकाल रहा था, या तो मैं सिर्फ मिडिल टर्म ले रहा था या तो दो मिडिल टर्म ले रहा था। क्या मीडियन के कैलकुलेशन में सारी वैल्यू को कंसिडर कर रहे थे? नहीं। जब तुम ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीडियन निकाल, क्या सारी क्लास इंटरवल की वैल्यू को ले रहे थे? नहीं। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन। एक्चुअली लेस आना चाहिए यहाँ पर ठीक है, मॉड्यूल में नॉट लिखा हुआ है। कह रहा है जब तुम डेटा को चेंज करते हो तो मीडियन चेंज नहीं होता, कम चेंज होता है। कई बार क्या होता है, तुमने सबसे छोटी वैल्यू बदल दी, लार्ज वैल्यू बदल दी, फिर भी मिडिल वैल्यू वही बैठी हुई है, तो चेंज नहीं आता कभी कभी। अगला है मीडियन एक बेस्ट मेजर होता है। मीडियन जो है वो बेस्ट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन में। तो अगर तुम्हारा क्लास इंटरवल ओपन एंडेड वाला है ना, ओपन एंडेड वाला समझते हो, बिलो लो और अबव वाला, ये सबसे फायदे वाली चीज है मीडियन की, कि एएम जो है ओपन एंडेड में नहीं कैलकुलेट होता लेकिन मीडियन कैलकुलेट हो जाता है। तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है अपन लोगों से। ठीक है जी, चलो भाई। तो इसके साथ मैंने मीडियन भी खत्म करवा दिया है। बताइएगा मुझे भाई मीडियन में मजा आया कि नहीं मजा आया। अब मैं पानी पी लेता हूँ। ओके जी, चलो सर पानी पी लो सर। एमवी सर की क्लास खत्म हो गई क्या बच्चों? आई एम रियली सॉरी यार, क्लैश हो गया। एक्चुअली मेरी भी शाम की ट्रेन है। मुझे लगा एमवी सर 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे तो मैंने शुरू कर दिया कि जब तक मैं इंट्रोडक्शन लूंगा, पर मुझे आइडिया नहीं था कि एमवी सर स्ट्रेच कर लेंगे। बट डोंट वरी, अभी तक हमने एएम और मीडियन किया है। ठीक है, आप पार्टीशन वैल्यू से रिवीजन शुरू कर दो मेरे साथ, और लास्ट में एएम और मीडियन का रिवीजन आप नोट से ऐसे सेल्फ कर लेना, वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ पीवाई की, वो सारे के सारे बाकी हैं, तो उसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, उसकी चिंता मत करो तुम लोग।
देखो एज अ टीचर ना हम लोग बहुत प्लानिंग करके आते हैं, पर हमारा उद्देश्य क्या होता है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो कभी कभी मतलब जो हमने सोचा उससे ज्यादा टाइम लग जाता है चीजों को बताने में। ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो भाई, तो इसी के साथ एक बार भाई एमवी सर के लिए थोड़ा प्यार भरा मैसेज तो लिख दीजिए। एमवी सर ओपी लिख दो, चलो लाइव चैट में एमवी सर ओपी, है ना भाई। आप आज रिवीजन अटेंड किए होंगे, आपने नोट्स देखे होंगे सर के, क्या मेहनत करते हैं सर यार। सही में हेड्स ऑफ, पाजी को हेड्स ऑफ, एमवी पाजी को हेड्स ऑफ सच में। चलो जी। मैं इंदौर जा रहा हूँ भाई, इसलिए अभी जबलपुर आया हूँ, रात को ट्रेन है, तो मैं कल इंदौर पहुंच जाऊंगा। और फिर वहां से इंदौर की एक और दूसरी जगह वहां जाने वाला हूँ, महू जाने वाला हूँ। ठीक है, चलो। पार्टीशन वैल्यू, अब पार्टीशन वैल्यू क्या होता है एग्जैक्टली ये कोई सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, पर मीडियन जो टॉपिक हमने पढ़ा ना उसी का एक्सटेंशन है। मीडियन क्या करता है, मीडियन हमारे मीडियन हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। मीडियन मीडियन हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं तुमसे कि अगर तुम्हें तुम्हारे डेटा को चार इक्वल पार्ट में बांटना है, एक बात बताओ, एक कमरे के दो हिस्से बनाने हैं तो एक पार्टीशन वॉल लानी पड़ेगी ना। एक बड़ा हॉल है, उस हॉल से तुम्हें दो दुकानें निकालनी है तो एक पार्टीशन वॉल बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी हॉल से तुमको चार दुकानें निकालनी है तो कितनी पार्टीशन वैल्यू बनानी पड़ेगी, तीन। बस वही लॉजिक यहां पर लगता है। तो अगर चार हिस्से बनाने हैं तो वी यूज क्वार्टाइल, अगर 10 हिस्से बनाने तो वी यूज डिसाइल, और अगर 100 हिस्से बनाने तो वी यूज परसेंटाइल। अच्छा, मीडियन कितने होते हैं, एक। मीडियन से कितने पार्ट्स होते हैं, दो। क्वार्टाइल से कितने पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चार, तो क्वार्टाइल कितने होते हैं, तीन। डिसाइल से 10 इक्वल पार्ट आते हैं तो कितने डिसाइल होते हैं, D1 D2 से लेकर D9 तक। और परसेंटाइल से 100 इक्वल पार्ट आते हैं, तो अगर 100 इक्वल पार्ट है तो 99 परसेंटाइल हमारे आएंगे, समझे। तो मीडियन Q1 Q2 Q3 D1 से D9 और P1 से P99, ये हो गया सर हमारा पार्टीशन वैल्यूज। ऑलराइट एवरीवन, चलिए थैंक यू सो मच। अब मैं बताऊं आपको डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेट कैसे होता है पार्टीशन वैल्यू। जैसे मान लो आप लोगों को क्वार्टाइल 3 निकालना है, ठीक है, क्वार्टाइल 3, तो क्या करोगे सर, सबसे पहले तो मैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, वो तो बाय डिफॉल्ट है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं। चाहे मीडियन हो, चाहे क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज करना ही करना है। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है n+1। एन का मतलब उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वो ले लो n, उसमें +1 कर दो, और फिर इंटू क्वार्टाइल 3 है ना, तो 3/4। कैसे याद रखूंगा सर मैं कि क्वार्टाइल 3 में 3/4 करना है, देखो क्वार्टाइल कितने इक्वल पार्ट्स में बांटता है डेटा को, 4, तो अपॉन में ले लो 4। और कौन सा क्वार्टाइल, थर्ड, तो 3/4। वही अगर क्वेश्चन बोलते Q1 निकालना है तो यही फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा n+1 इंटू 1/4, समझेंगे। यही अगर क्वार्टाइल 1 होगा तो इट विल बिकम n+1 इंटू 1/4। हो सर, मान लो अगर मुझे D3 निकालना है तो 3/10, क्यों, क्योंकि डिसाइल मतलब 10 इक्वल पार्ट, और उसमें भी थर्ड डिसाइल बोल रहे हो, थर्ड डिसाइल बोल रहे हो, तो 3/10, समझे मेरी बात एवरीवन, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब आपको क्या लग रहा होगा कि मैंने जो फॉर्मूला बताया है उससे सीधे क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1, D3 नहीं, इससे सिर्फ रैंक निकलती है। रैंक मतलब कौन से नंबर की टर्म हमारा आंसर है। जैसे D3 है और तुम्हारा D3 का वैल्यू आ रहा है लेट्स से 7.7, तो 7.7 टर्म तुम्हारा आंसर है, 7.7 टर्म। और फिर तुम्हें डेटा को देखकर 7.7 टर्म निकालनी पड़ेगी। तो चिंता मत करो, मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना उन क्वेश्चंस के अंदर ये सब आज कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। जैसे हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में अगर जाते हैं तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मीडियन में हम लोग कर रहे थे ना, वही सेम अप्रोच यूज करना, थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या, जब तुम मीडियन सॉल्व कर रहे थे तो तुम n/2 यूज कर रहे थे, याद है n/2, हाँ सर n/2 यूज कर रहे थे। पर वही अगर तुम क्वार्टाइल में या डिसाइल में जाते हो ना तो n/4, 3n/4, 3n/10, 7n/10 इस तरीके से यूज करोगे, डिपेंडिंग की क्या पूछा जा रहा है। जैसे थर्ड क्वार्टाइल पूछ रहा है तो कैपिटल एन में 3/4 मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ डिसाइल पूछ रहा है तो कैपिटल एन में 4/10 मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल सेम है, बस फॉर्मूले में जहां n/2 था वहां भी n/4 हो गया, फॉर्मूले में जहां n/2 था वहां भी 3n/4 हो गया। यही छोटा सा चेंजेस हमको करना होता है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, मोड, MODE मोड। मोड का मतलब होता है वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है।
वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो कभी कभी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, 7, 4, 10, 10, 19, 12, बताओ मोड क्या है। भाई 10 2 बार रिपीट हुआ, बाकी सब एक एक बार आ रहा है, 10 इज द मोड। लेकिन मोड में कुछ बातें याद रखो, मोड जो है दोगला है। क्यों दोगला है सर? कभी कभी एक ही डेटा में दो दो मोड भी हो सकते हैं, कभी कभी दो से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है सारे ऑब्जर्वेशंस एक एक बार आ रहे हैं तो एक भी मोड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अरे भाई साहब, तो मोड का तो कोई ईमान ही नहीं है भाई। कभी दो मोड, कभी दो से भी ज्यादा मोड, कभी एक भी मोड नहीं है। इसलिए बोलते हैं मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। तो ये प्रॉपर्टी जो है, इसको समझना पड़ेगा आपको कि मोड जो है उसका स्ट्रिक्ट आंसर आए ऐसा जरूरी नहीं है। अगला, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है और मुझे मोड निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहला काम, पूरे क्लास इंटरवल में देखो, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उस क्लास इंटरवल को अपन नाम दे देंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे उसको? मॉडल क्लास। जैसे मीडियन क्लास निकाल रहे थे, वैसे ही मॉडल क्लास निकालना बहुत इजी है। जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसी क्लास इंटरवल को बोला जाएगा मॉडल क्लास। समझे? अब सुनिए, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई f0। अब मॉडल क्लास से पहले भी एक क्लास इंटरवल होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f-1। अच्छा, मॉडल क्लास के बाद भी एक क्लास इंटरवल होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f1। तो तीन फ्रीक्वेंसीज तुमको निकालनी है। कौन सी बेटा? 5:30 तक क्लास चलेगी। तीन फ्रीक्वेंसीज तुमको निकालनी है। मॉडल क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी f0, मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी f-, उसके बाद वाली f1। अब जैसे ये तीन चीजें मिल गई, दो चीजें और निकालो, L1 और C। अब मैं नहीं बताऊंगा L1 और C क्या होता है। L1 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री और C मतलब क्लास लेंथ। और फिर ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री प्लस f0 माइनस f-1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ f0 माइनस f-1 माइनस f1 इनटू कर दो क्लास लेंथ, तो तुम्हारा मोड निकल कर आ जाएगा। मोड विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, प्रॉपर्टी में चलता हूं भाई। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, मोड इज आल्सो कांस्टेंट। अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो मोड भी वही आएगा। जैसे 10 10 10 10 10 का मोड क्या है? 10। अच्छा, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मोड में भी वही प्रॉब्लम है सर, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ उन ऑब्जर्वेशंस को लेता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रिजिडली डिफाइंड नहीं है। ये प्रॉपर्टी मैंने समझा दी तुमको ऊपर। नॉट अवेलेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, और बाकी जगह पर मोड यूज नहीं होता है। इसके साथ भाई साहब हम लोगों ने मोड कर लिया है। मुझे बताइएगा एवरीवन, मोड पढ़कर कैसा लग रहा है? मजा आया? क्लियर एंड डन करते चलना। अब सी एन डी करते चलना। जैसे टॉपिक खत्म होता है और मैं तुमसे पूछता हूं ना कि भाई ऑल राइट सब कुछ सही है, तो सी कर देना। ठीक है, चलो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड? देखो भाई क्या होता है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, मतलब हमेशा ये माना जाता है कि हमारा डेटा मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में मीन दिया है, मीडियन दिया और मोड निकालना है, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। हाँ, अलग से क्वेश्चन बोले कि भाई मीन मीडियन मोड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम्हारा डेटा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो ही मीन मीडियन मोड इक्वल होंगे, जो कि रेयरली होता है। मतलब नॉर्मली क्या ज्यादा सही है? नॉर्मली सिमेट्रिक होता है या स्क्यूड होता है? नॉर्मली मॉडरेटली स्क्यूड होता है। इसको एम्पेरिकल रिलेशनशिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना ये फॉर्मूला लॉजिक से नहीं, एक्सपेरिमेंट से बना है। एम्पेरिकल वर्ड का मतलब होता है, एम्पेरिकल वर्ड का मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो फॉर्मूला है ना, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बना है। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई एक्यूरेसी प्रूव नहीं करता है। ठीक है, अब सुन, अगले टॉपिक में आ गए, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला जिसमें आप सारे ऑब्जर्वेशंस को पहले मल्टीप्लाई करते हो। देखो, ये भी एक तरह का मीन है, अरिथमेटिक मीन भी एक तरह का मीन था। जब भी मीन वर्ड आ जाए तो समझ जाना सारी ऑब्जर्वेशन को यूज करना है। अरिथमेटिक मीन में तुम सारी ऑब्जर्वेशन को सम कर रहे थे, अपॉन एन कर रहे थे। यहां क्या करोगे? सारी ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई, और उतना ही रूट करना जितना एन दिया हुआ है। जैसे मान लो 5 ऑब्जर्वेशन है तो पावर में 1/5, मान लो 3 ऑब्जर्वेशन है तो पावर में 1/3 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तुमसे, फ्रीक्वेंसी वाला अगर डेटा है हमारे पास, इफ अवर डेटा इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो मैं प्रोडक्ट, ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट बस नहीं करूंगा, मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा, उसके पावर में उसकी फ्रीक्वेंसी डालूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन लूंगा, उसके पावर में उसकी फ्रीक्वेंसी लूंगा। यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता न्यूमेरिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए। बट अपने को पता होना चाहिए भाई, हाँ ऐसा भी होता है। अब सुनो, प्रॉपर्टी नंबर 1। सर ज्योमेट्रिक मीन के कैलकुलेशन में थोड़े पावर बेस्ड है,
और पावर बेस्ड कैलकुलेशन करने में लॉगरिथम काफी हेल्प करता है। हालांकि तुमको बेसिक लॉग पढ़ने में पसीने छूट जाते हैं, तो लॉग का ज्योमेट्रिक मीन में क्या यूज है तुम कहीं यूज नहीं करने वाले हो, फिर भी मैं बता देता हूँ जिनको जमता है उनके लिए प्रॉपर्टी, कि भाई हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, हम सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ते हैं लॉग करके, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस का लॉग निकालते हैं और उसका एवरेज निकाल देते हैं और फिर उसका एंटी लॉग कर देते हैं, तो हमको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी उसी बात को बताती है कि अगर आपको पावर वावर का कैलकुलेशन करने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप लॉग का यूज कर लो। मैं बोलूंगा नहीं भाई, मेरे पास कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में रूट भी निकल जाता है, पावर भी निकल जाता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे लॉग का कोई यूज नहीं करना भाई, माफ करो। ठीक है, अब सुनो, अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो जीएम भी कांस्टेंट होगा। अगर z की वैल्यू x और y के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो जीएम ऑफ z भी जीएम ऑफ x और जीएम ऑफ y के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अगर z की वैल्यू x अपॉन y के बराबर है तो जीएम ऑफ z भी जीएम ऑफ x और जीएम ऑफ y के रेशियो के बराबर होगा। नाउ अगला आता है सर हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन पर भी क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछते हैं और इजी वाले पूछते हैं। तो हार्मोनिक मीन में क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन में एक बात बताना भूल गया तुमको, ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन में काम आता है। तो ये भी अपने आप में एक बात याद रखने वाली है कि अगर ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होगी तो जीएम यूज नहीं हो सकता। तो ये डायरेक्टली ऐसा एमसीक्यू पूछता है कि अगर मेरे पास नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है तो बताओ कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यूज नहीं कर सकता, तो दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन में हम लोग यूज करते हैं रेसिप्रोकल का, मतलब तुम्हें क्या करना है, जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया उसको न्यूमरेटर में ले लो और जितने भी ऑब्जर्वेशन फ्री है ना उनको सीधे मत जोड़ो, उनका रेसिप्रोकल करके जोड़ो और उस वाले सम को यहां से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा हार्मोनिक मीन। ठीक है। अच्छा, अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाला या फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आया और हार्मोनिक मीन निकालना है, तो अब स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन हो जाएगा, मतलब न्यूमिनेटर में सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़कर रख दिया और डिनोमिनेटर में एफ अपॉन एक्स का रेशियो करके सम कर दिया, एफ अपॉन एक्स का रेशियो। ठीक है। इसमें भी वही प्रॉपर्टी है, सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो एचएम भी कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है एचएम की, n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2। ये क्या बता रहा है सर, अगर दो ऑब्जर्वेशन हैं x1 और x2, x1 का एचएम है h1 और दूसरे सीरीज का एचएम है h2, तो अगर तुम्हें कंबाइंड एचएम निकालना है, जैसे कंबाइंड एम निकालते हैं ना, वैसे अगर कंबाइंड एचएम निकालना है तो n1 प्लस n2 होल डिवाइडेड बाय n1 अपॉन h1 प्लस n2। ये भी पेपर में कई बार पूछता है सर। यूज ऑफ जीएमएचएम, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको नहीं बताता क्या निकालना, कहता है एवरेज निकालो बस, और बच्चे एएम निकाल कर आ जाते। नहीं, अगर सिर्फ एवरेज वर्ड बोला है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सतर्क रहना, थोड़ा अवेयरनेस रखना किस चीज की। अगर तुम्हारा डेटा रेट्स वाला है जिसमें परसेंटेज आ रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन यूज करना। अगर तुम्हारा डेटा रेट्स वाला है लेकिन अदर देन परसेंटेज, मतलब कि जैसे स्पीड है, स्पीड का क्या यूनिट होता है, किलोमीटर पर आवर। जैसे वेज रेट है तो रुपीज पर आवर। इस टाइप के अगर कोई डेटा है जिसमें पर आता हो, पर मतलब कोई रेट को दिखा रहा हो और परसेंटेज ना हो, अदर देन परसेंटेज हो, तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं हार्मोनिक मीन। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आप अरिथमेटिक मीन यूज कर सकते हो। ठीक है। एएम जीएम एचएम के बीच का रिलेशनशिप काफी फेवरेट टॉपिक है आईसीआई का। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, मतलब 7 7 7, तो उसका एएम भी 7 आएगा, उसका जीएम भी 7 आएगा और एचएम भी 7 आएगा। तो एएम जीएम एचएम सेम हो जाएंगे। लेकिन सर अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं कि मेरे पास दिया है 7 4 13 15 12 10 और इन सबका मुझे एएम जीएम एचएम तीनों निकालना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा एएम की आएगी, उसके बाद अगली वैल्यू आएगी ज्योमेट्रिक मीन की और सबसे छोटी वैल्यू हमेशा एचएम की आती है। पर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है और तुमसे पूछता है बताओ भाई एएम जीएम एचएम के बीच में क्या रिलेशन, पर क्वेश्चन तुमको ये नहीं बता रहा है कि डेटा तुम्हारा सेम है या डिस्टिंक्ट है, मतलब ऑब्जर्वेशन अलग अलग है या एक जैसे, नहीं बता रहा है, तो मैं कॉमन फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। व्हाट इज द कॉमन फॉर्मूला, ये कॉमन फॉर्मूला मोर देन इक्वल टू, जिसमें मोर देन भी आ गया और इक्वल टू भी आ गया। पर ध्यान रखो ये हमेशा नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया सेम तो इक्वल, क्वेश्चन ने बोल दिया डिस्टिंक्ट तो मोर देन, और क्वेश्चन साइलेंट है तो मोर देन और इक्वल दोनों का साइन लग जाएगा। अनदर वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ आईसीआई, अगर सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन तो उन दो ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आता है। तो इससे डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर, क्या होता है क्वेश्चन, क्या करता है, ए की वैल्यू दे देता है, एच की वैल्यू देता है और कहता है ज्योमेट्रिक मीन निकालो, या इन तीनों में से कोई भी दो की वैल्यू दे देगा, जैसे जी की वैल्यू दे दी, एच की वैल्यू दे दी और बोलता है चलो अरिथमेटिक मीन निकालो। ऐसे सवाल इसमें से बहुत बन सकते हैं। वेटेड एवरेज, जब हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो बच्चों को लगता है नया टॉपिक आ गया। अरे भाई समझो, जब हम नॉर्मली सारे एएम मीडियन जीएम एचएम पढ़ रहे हैं ना तो हम क्या कर रहे हैं,
सारे ऑब्जर्वेशन को एज इट इज यूज कर रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे इंडेक्स नंबर अगर आपने सिलेबस में पढ़ा हो, तो जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो फूड का, इंटरटेनमेंट का, सबका वेटेज सेम नहीं होता। तो एवरेज निकालते समय सबको एज इट इज नहीं लिया जाता, उस पर वेट असाइन कर दिया जाता है, तभी वेटेड एवरेज का पर्पस यूज होता है। तो वेटेड एवरेज कब यूज होता है, जब ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अगर ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं है तो वेटेड एवरेज यूज होता है। ठीक है, वेटेड एएम, वेटेड जीएम, वेटेड एचएम, सर तीन और फॉर्मूले आ गए भाई। सुनो मेरी बात ध्यान से। एएम पढ़ते समय जो तुमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा, जीएम पढ़ते समय जो तुमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा, और एचएम पढ़ते समय जो तुमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा, वही तीन फॉर्मूले में एफ को हटा के डब्ल्यू डाल दोगे ना, तो वही वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। इसका मतलब आपको वेटेड एवरेज के लिए अलग से कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। समबडी इज आस्किंग कि सर आप क्वेश्चंस नहीं कराने वाले। बेटा इस मैराथन में अप्रोच अलग है, पूरा एक बार में मैं कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, और उसके बाद पिछले 3 अटेम्प्ट के एमसीक्यूज लाइन से। क्योंकि अगर हम बार बार कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन फिर करेंगे तो हमको वो जो क्वेश्चन का एक आइडिया लगाना है ना हमको, कि लाइन से कैसे क्वेश्चन करते हैं पेपर में, वो फिर हमारा मिस आउट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ना है तो आप वन शॉट देख सकते हो। ठीक है, चलो मेजर और डिस्पर्शन। अगला टॉपिक है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब क्या होता है, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, याद दिलाता हूँ सर। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी से पता चल गया सेंट्रल वैल्यू क्या है, लेकिन हर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो डेंसिटी है वो एक जैसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि सब में डेटा बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है, कुछ में थोड़ा फैलाव ज्यादा होगा, कुछ में फैलाव कम होगा। तो ये डेटा कितना फैला हुआ है, डेटा कितना स्प्रेड है, डेटा कितना स्कैटर्ड है, या इन शॉर्ट बोला जाता है डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, इसके मेजरमेंट को बोला जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के भी दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो आंसर आता है ना, यस, वो यूनिट्स के साथ आता है, और रिलेटिव मेजर में विदाउट यूनिट आता है। इसी से उनके पर्पस डिफाइन हो जाते हैं। देखो, अगर विथ यूनिट आंसर आ रहा है तो उस पर्टिकुलर डेटा के लिए तो वो बढ़िया आंसर है, पर कंपैरिजन में काम नहीं आता। तो जब कंपैरिजन नहीं करना तो एब्सोल्यूट बढ़िया है, लेकिन जब डेटास में कंपैरिजन करना है तो फिर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन ज्यादा सुटेबल होता है। 4 टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। पर अगर यही चारों के फॉर्मूले तुम्हें रिलेटिव फॉर्म में निकालने तो उनका नाम बदल जाता है। रेंज का रिलेटिव मेजर होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ओके। मीन डेविएशन का रिलेटिव मेजर होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट मेजर होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिलेटिव मेजर, और क्वार्टर डेविएशन का होता है। तो जनरली कोफिशिएंट वर्ड आगे लग गया तो तुम समझ जाओगे कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब सबसे टफ अगर कोई फॉर्मूला है ना इस पूरे चैप्टर का तो वो है रेंज का, L माइनस एस। अरे बाप रे, इतना बड़ा फॉर्मूला, यस, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन अब L और S का मतलब बदल जाएगा। देखो, L का मतलब क्या है, लार्जेस्ट। अब तुम मुझे बताओ क्लास इंटरवल में लार्जेस्ट क्या होगा, आखिरी वाला क्लास इंटरवल होगा। हाँ, आखिरी वाले क्लास इंटरवल की भी सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी, यूसीबी। ओ लॉजिकल है सर। एल मतलब लार्जेस्ट, तो क्लास इंटरवल वाले केस में लार्जेस्ट होता है आखिरी क्लास इंटरवल। आखिरी क्लास इंटरवल का भी जो अपर क्लास बाउंड्री है वही कहलाता है एल। एस का मतलब क्या होता है सर, एस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहली वाली क्लास इंटरवल का जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो कहलाता है एल। समझ गए, समझे मेरी बात को? ठीक है सर, ऑलराइट। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो जो रेंज का आंसर आएगा ना, वो अगर तुम्हारा डेटा केजी में है तो रेंज भी केजी में आएगा, अगर तुम्हारा डेटा सेंटीमीटर है तो रेंज भी सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन अगर तुम्हें यूनिटलेस आंसर चाहिए ना तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं नॉट रेंज, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें क्या होता है, एल माइनस एस भी सेंटीमीटर में है, एल प्लस एस भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो आंसर हमारा परसेंटेज टर्म्स में आ जाता है। डेसिमल में भी आ सकता है या 100 के बेस में भी लिख सकते हो तुम। मजे की बात यह है कि लिखते परसेंटेज में तो भी परसेंटेज का साइन नहीं लगाते वहां पर, तो कंफ्यूज मत होना भाई। नाउ प्रॉपर्टीज, सर मैंने आपको क्या बताया था, ऑल द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओरिजिन से भी अफेक्ट होते हैं, स्केल से भी अफेक्ट होते हैं। ओरिजिन मतलब सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस या माइनस होना, और स्केल मतलब सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होना। पर अगर मैं डिस्पर्जन की बात करूं ना दोस्त, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन। मतलब अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को -5 -5 -5 करके सारे डेटा को बदल दोगे ना तो भी तुम्हारा रेंज नहीं चेंज होगा। इनफैक्ट ये बात सिर्फ रेंज के लिए नहीं है,
ये सारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए, रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन, कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन ले लो, किसी भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आता। सर व्हाट अबाउट चेंज ऑफ स्केल? अगर मैं चेंज ऑफ स्केल की बात करूं तो इफेक्ट आता है। मतलब अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा ना, तो मेरा रेंज भी डबल हो जाएगा, मेरा एसडी भी डबल हो जाएगा, मेरा क्यूडी भी डबल हो जाएगा। अब इस चीज में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कंफ्यूज होने जैसा कुछ है ही नहीं। सेंट्रल टेंडेंसी में ओरिजिन स्केल दोनों का इफेक्ट है, और डिस्पर्जन में सिर्फ स्केल का इफेक्ट है। उसमें भी एक और कैच, जैसे मान लो तुमको दिया है, मान लो रेंज ऑफ एक्स दिया है, मान लो रेंज ऑफ एक्स दिया है 10, ठीक है, एक मिनट रुकियो, मान लो रेंज ऑफ एक्स तुमको दिया है 10, कहाँ गया, हाँ, हम ऐसा मान लेते हैं रेंज ऑफ एक्स हमको दिया है 10, ठीक है, और फिर दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो प्लस 3 का इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन रेंज ऑफ y अगर आपको निकालना है ना, तो आपको ये मल्टीप्लाई 2 जो आपने किया है ना x में, इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसको कर दोगे 10 इंटू 2 20। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि y की वैल्यू है -2x प्लस 3, तो क्या रेंज ऑफ y भी नेगेटिव चला जाएगा? नहीं, नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं लेना है आपको। चेंज ऑफ स्केल का जो इफेक्ट लेना है वो भी सिर्फ वैल्यू का लेना है, साइन का नहीं लेना है। मतलब यहां भी आंसर 20 ही आएगा। अगर तुम्हारा यहाँ माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी आंसर पॉजिटिव। सर ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊं। देखो डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन है डेविएशन, दूरियां सेंटर से तुम्हारे बाकी ऑब्जर्वेशन, सुनना, जो तुम्हारे बाकी ऑब्जर्वेशन है वो सेंटर से कितने कितने दूर फैले हुए हैं, इसका मेजरमेंट है। अब दूरी तो दूरी होती है, दूरी में कोई नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी होता है। मेरा एक दोस्त मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर उस तरफ रहता है, एक दोस्त 2 किलोमीटर उस तरफ दूर रहता है, तो ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि ये -2 किलोमीटर दूर रहता है, ये +2 किलोमीटर। ये दूरियां फिलहाल है, तो दूरियां है ना भाई, दूरियां में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। मतलब रेंज का आंसर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट। अब अगर मैं बात करूं आपसे, हाँ, अब अगर मैं बात करूं आपसे, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल बता दिया मैंने, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मैंने आपको बता दिया। सर अगर मैं रेंज की फायदे की बात करूं, इट इज वेरी इजी टू कंप्यूट। मैं तो मजाक कर रहा था कि रेंज सबसे टफ होता है फॉर्मूला, बट वास्तव में आपको भी पता है कि रेंज इज द इजीएस्ट फॉर्मूला, है ना, इजी टू कंप्यूट। पर रेंज के साथ एक तकलीफ है, पता क्या, रेंज क्या करता है, सिर्फ लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को लेता है और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को लेता है, बीच की ऑब्जर्वेशन को खा जाता है। तो उसको बीच की ऑब्जर्वेशन से मतलब ही नहीं, सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये तकलीफ है रेंज के साथ। अगला, व्हाट अबाउट मीन डेविएशन। अब मैं क्यों मीन डेविएशन पढ़ रहा हूं पहले वो बताता हूं आपको। रेंज के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो बीच की वैल्यूज को, मतलब बाकी बची हुई वैल्यू को इग्नोर कर देता था। तो हमने एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ढूंढा, जो ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ढूंढा जो कॉर्नर वैल्यू को भी कंसीडर करे और बाकी की वैल्यू को भी कंसीडर करे, बेसिकली सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। तो वो हमको मिल गया मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमको बताता है कि ये कौन सा अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी है। तो क्वेश्चन ने जैसे हमको बताया अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन, तो हम डेटा का मीडियन निकालते हैं। फिर हम उस मीडियन से सारे ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हैं और सारे डेविएशंस निकालते हैं। अब क्या होगा, कुछ डेविएशन माइनस में आएंगे, कुछ प्लस में आएंगे। हमें क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, मतलब मॉड्यूलस कर देना है। पॉजिटिव को भी पॉजिटिव लिखना है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिखना है। इस तरीके से सारे एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल देने हैं। और एक बार हमको जब सारे डेविएशन पता चल गए ना, एब्सोल्यूट वाले, उनका एवरेज कर दो। वैसे भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब क्या है, सेंटर से डेविएशन का दूरी कितना है। मैंने बोला कुछ की दूरी इतनी है, कुछ की दूरी उतनी है, कुछ की दूरी ज्यादा है, कुछ की कम, सबका एवरेज कर दो, दैट इज मीन डेविएशन। तो सारे डेविएशंस का जब तुम मीन निकाल देते हो, इट इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन। पर याद रखने वाली बात यह है कि वो जो डेविएशन निकल रहा है वो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी को बेस रखकर निकल रहा है, ये क्वेश्चन बताएगा। और वो जो डेविएशन निकल रहा है वो एब्सोल्यूट वाला है। ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो हमें अपने डेविएशंस का मीन निकालना है, बिल्कुल सही बात है, पर वो एब्सोल्यूट डेविएशन होना चाहिए। और अगली बात जो मैंने आपको बताई, कोई भी अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशन निकलेगा और वो क्वेश्चन हमको बताएगा कौन सा है। ठीक है,
तो फॉर्मूला एक जनरल सा बन जाता है कि आपने सारी ऑब्जर्वेशंस ले ली, उनको अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी से माइनस कर दिया, और क्योंकि आपको जो ये डेविएशन चाहिए ना, ये सिर्फ पॉजिटिव आंसर चाहिए, इसलिए आप मॉड्यूलस लगा देते हो। इसीलिए तो इसका नाम आपने एब्सोल्यूट रख दिया, क्योंकि आपने मॉड्यूलस लगा दिया। अब जब सारे डेविएशन की लिस्ट बन गई तो उसका एवरेज कैसे निकालोगे? उस पूरी लिस्ट को सम कर दो और अपॉन एन कर दो। उस पूरी लिस्ट का सम कर दो और अपॉन एन कर दो। उस पूरी लिस्ट का सम कर दिया, अपॉन एन कर दिया, दैट इज मीन डेविएशन। सिंपल, खत्म बात। ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सब कुछ सेम करूंगा, बस लास्ट में जब सम कर रहा हूं ना, तो कैसे अपन लोग एम निकालते समय सारे ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे सारे ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है अभी वक्त। चलो, अब सर यहां पर भी तो तुमसे कोफिशिएंट पूछेगा कि हमें आंसर, जैसे मीन डेविएशन का आंसर तो सेंटीमीटर में आएगा, पर तुम्हें आंसर चाहिए यूनिटलेस। तो तुम क्या करोगे? जो भी मीन डेविएशन निकला है, तुम्हें भी पता है वो मीन डेविएशन किसी ना किसी अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करके निकला है। उसी सेंट्रल टेंडेंसी को डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, तुमको कोफिशिएंट मिल जाएगा। जैसे मान लो मेरा मीन डेविएशन अबाउट मोड निकला हुआ है, तो मैं मोड से डिवाइड कर दूंगा उसको। अगर अबाउट मीडियन निकला है तो मीडियन से डिवाइड कर दूंगा, एंड सो ऑन। अब मुझे एक बात बताना, क्या आपने मेरे साथ एक बात पढ़ी थी मीडियन पढ़ते समय, कि सारे डेविएशन को अगर मीडियन से डिफरेंस निकाल के एब्सोल्यूट डेविएशन का टोटल निकाला जाए तो मिनिमम आता है। यहां भी मैं वही बात बोलूंगा कि भाई मेरा जो मीन डेविएशन है ना, वो भी कब मिनिमम आता है? मेरा मीन डेविएशन तब मिनिमम आता है जब मेरा अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? मीडियन। तो अगर मीडियन को बेस लेके डिफरेंसेस निकालेंगे ना, तो मीन डेविएशन की वैल्यू मिनिमम आएगी। ये प्रॉपर्टी अपने को याद रहनी चाहिए ना। इट इज बेस्ड ऑन, यही तो फायदा था सर। इसको रेंज से ज्यादा अच्छा क्यों बोलते हैं इसको? वाई इट इज बेटर देन रेंज? क्योंकि सर ये सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है सर, ये बार बार ना क्या करवाता है, डिफरेंस निकलवाता है। इसका डिफरेंस निकालो, उसका डिफरेंस निकालो, टाइम टेकिंग हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंप्यूट करना। इतना डिफिकल्ट है नहीं, बोलने वाली बात है, बट ठीक है, डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से बेस्ट नहीं है। देख के तो लग रहा है बेस्ट, इसने तो रेंज की दिक्कत को भी दूर कर दिया। फिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये मॉड्यूलस को यूज करता है, और मॉड्यूलस फंक्शन को यूज करना कोई मैथमेटिकल बात नहीं कहलाती। तो जिसने मॉड्यूलस को यूज कर दिया, उसकी जो इज्जत है डाउन हो जाती है मैथ्स के अंदर। तो इट इज नॉट अमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यूज होने की वजह से ये कहीं और यूज नहीं हो पाता, यही इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट, अब तुमने मेरे साथ पढ़ा रेंज, तुमने रेंज की फायदे देख लिए, फॉर्मूले देख लिए, फिर रेंज की बुराई करी। रेंज की बुराई करी तो कौन आ गया सर? रेंज की बुराई करते ही मीन डेविएशन आ गया। फिर तुमने मीन डेविएशन की अच्छाई बताई, मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताया, अब लास्ट में तुमने मीन डेविएशन की भी बुराई कर दी। तो बताओ, मीन डेविएशन की बुराई हो गई है, तो अब कोई और नया आना चाहिए ना जो मीन डेविएशन से भी अच्छा हो। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? बताइए। मैं जब तक पानी पी रहा हूं बताइएगा। यहां तक आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कि नहीं? है ना? अगर हो रहा है तो फिर मैं लास्ट में आपको किरिस का गाना सुनाऊंगा, ठीक है? गला थक गया भाई, गला दुख गया आज तो। दूरियां तो फिलहाल ही होती है ना। ये बात, एस डी। तुम बोल रहे क्लिप कटेगी, क्लिप कटेगी, कल तो किसी ने क्लिप नहीं काटी। मुझे तो इंस्टाग्राम में कोई क्लिप नहीं दिखी मेरी। कौन क्लिप काट रहा भाई? कोई क्लिप नहीं काट रहा है। कोई इज्जत नहीं हमारी, बताओ, कोई क्लिप तक नहीं काटता। ले बेटा, चलो पढ़ना शुरू करते हैं वापस। स्टैंडर्ड डेविएशन। ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा। चल, ले बेटा। आओ, अब देखो, तुमको किसी सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशन तो निकालनी है, और उसी डेविएशन का एवरेज भी करना है, पर मॉड्यूलस का यूज नहीं करना। अच्छा, एक बात सोचते हैं, मॉड्यूलस क्यों यूज कर रहे थे? सर हम मॉड्यूलस इसलिए यूज कर रहे थे ताकि नेगेटिव को पॉजिटिव बना पाए और पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने दें। मैंने बोला कोई दूसरा जुगाड़ ढूंढो, कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढो, कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढो जिससे नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहे, और मॉड्यूलस भी यूज ना करना पड़े। तो वो जुगाड़ है स्क्वायर।
अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन को अरिथमेटिक मीन से माइनस कर देता हूं तो डेविएशन मिलेंगे, कुछ डेविएशन नेगेटिव मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव मिलेंगे। एक काम कर दो, सबका स्क्वायर कर दो। आप सबको पता है ना, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। हाँ सर। अब वो जो स्क्वायर्ड वाले डेविएशन आ रहे हैं ना, उनका एवरेज कर दो। अब वो जैसे तुमने निकाला तो तुमको लगा अरे वाह, मैं तो बढ़िया फॉर्मूला लेकर आ गया। पर एक प्रॉब्लम है सर, स्क्वायर करने से नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव भी पॉजिटिव रह गया, पर वैल्यू बड़ी हो गई। तो वो जो एवरेज निकला है ना, वो स्क्वायर्ड एवरेज है। तो लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय रूट कर दो, हो गया काम खत्म। ये तो बढ़िया तरीका है सर। ये थी स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टोरी। अब ये स्टोरी याद रहे ना रहे, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो सर, हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसका एम माइनस करो और उस पूरे का स्क्वायर करके सम करके अपॉन एन कर दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका सम करके अपॉन एन, ये कहलाता है वेरियांस। और वेरियांस का जब रूट कर देते हैं तो आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये था ओरिजिनल फॉर्मूला, बट व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर्मूला जिससे कैलकुलेटर में मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है? सर दैट इज दिस फॉर्मूला। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल दो पहले, अपॉन एन कर दो और मीन का स्क्वायर उसमें से माइनस करके रूट कर दो, तो भी एग्जैक्टली सेम आंसर आता है। वही चीज कभी फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए ना, तो जहां पर तुम सम कर रहे थे वहां एफ और लगा दो। ये तो हमेशा याद रखना, कभी भी फ्रीक्वेंसी वाली चीज आ जाए ना, तो जहां भी सम किया जा रहा है वहां एफ लगा दो बस, ठीक है। नाउ लिसन, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन, सेम तो है, बस एफ और लग गया यहाँ पर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर सेंटीमीटर में केजी में आएगा, पर तुमको यूनिटलेस आंसर चाहिए ना, तो तुम क्या करो, एस डी अपॉन ए एम इन 200। अब तुमने एक चीज ध्यान दी क्या, जब तुम मीन डेविएशन पढ़ रहे थे ना, तो कोई भी अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी की मदद से मीन डेविएशन निकल सकता था। पर जब तुम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक ही सेंट्रल टेंडेंसी का यूज कर रहे हो। कौन है वो? कौन है वो? एएम। क्यों? स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जो मीन डेविएशन है ना, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करेगा ना, वो भी सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए जो बेस्ट हो, बेस्ट हो, बेस्ट। और कौन सी बेस्ट है सेंट्रल टेंडेंसी बताओ? एम। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे बेस्ट है, वही स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज हो रही है, दैट इज एम। ओके, गॉट इट। कुछ स्पेशल फॉर्मूले याद रखना इसको। केवल दो ही नंबर है ना, और तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मेहनत मत करना। दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना, रेंज हाफ कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा एसडी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर तुम्हारे पास ऐसा दिया 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फॉर्मूला मत लगाना, शॉर्टकट लगा देना। मतलब मेन फॉर्मूला मत लगाना, ये लगा देना, एन स्क्वायर माइनस 1/12 का रूट। अगर तुमको 1 से लेकर 32 ये सारी वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो भी यही फॉर्मूला लगा देना, एन स्क्वायर माइनस 1/12। एन का मतलब 32 या एन का मतलब 7, मतलब जहां तक की काउंटिंग है ना, वो वाले एन की वैल्यू को तुमको फॉर्मूले में डालना है, जहां तक की काउंटिंग है। समझे? डन सर। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कॉन्स्टेंट देन स्टैंडर्ड डेविएशन 0। अगर सारे ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेंट होंगे ना, तो एस डी की वैल्यू 0 आएगी। अगला प्रॉपर्टी नंबर 2, बताने की जरूरत नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं है, चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट है, ओनली वैल्यू का, साइन का नहीं होगा। फिर आता है कंबाइंड एसडी, जैसे कंबाइंड एएम पढ़ा, कंबाइंड एचएम पढ़ा, वैसे कंबाइंड एसडी भी आता है। कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला दिखने में थोड़ा बड़ा है, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो, N1 मतलब पहले वाले ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग, एन S1 मतलब पहले वाले ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस, N2 मतलब दूसरे का काउंटिंग और दूसरे का वेरिएंस। पर D1 और D2 क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ D1 D2 क्या है। D1 का मतलब है कंबाइंड एम और इंडिविजुअल एम का डिफरेंस। तो अगर तुम्हें D1 निकालना है तो कंबाइंड एम में इंडिविजुअल एम माइनस कर दो, D2 निकालना है तो कंबाइंड एम में सेकंड वाले डेटा का इंडिविजुअल एम माइनस कर दो, तो तुमको D2 भी मिल जाएगा। तो D1 D2, इसका मतलब क्या तुम्हें समझ में आया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड निकालना है तो पहले कंबाइंड एम भी निकालना पड़ेगा। जब कंबाइंड एम निकलेगा, और कंबाइंड एम जब इंडिविजुअल एम से माइनस होगा, तब जाके D1 और D2 की वैल्यू आएगी। समझे आप मेरी बात को? ठीक है एवरीवन, चलो आखिरी टॉपिक है हमारे पास। ये चैप्टर बेटा 10 से 12 मार्क्स का आ सकता है, जनरली 10 11 10 11 ऐसे आता है, कभी कभी 12 कभी आ जाता है। एक्चुअली ये चैप्टर 14 और चैप्टर 13 मिला के 20 मार्क्स के आते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। मैं यहां लिख भी देता हूं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या है? सबसे बड़ा क्वार्टाइल कौन सा है? Q3। सबसे छोटा क्वार्टाइल कौन सा है? Q1। Q3 और Q1 का डिफरेंस निकालो, निकाल दिया।
Q3 और Q1 का डिफरेंस निकालो और उसको हाफ कर दो, दैट्स इट। सेमी मतलब आधा, तो सेमी से हो गया हाफ और इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब हो गया Q3 और Q1 का डिफरेंस, ठीक है। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अगला, अब तुम बोलोगे सर Q3 Q1 कैसे निकालूं? भाई ये तो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ लिया, तो फिर से पढ़ने की थोड़ी ना जरूरत है। ओके सर, अगर मुझे क्वार्टाइल डिवीजन का भी आंसर यूनिटलेस चाहिए, कोफिशिएंट में आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। याद आ रहा है? रेंज का फॉर्मूला भी तो ऐसे था, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। यहाँ भी वही है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। अब इसकी क्या फायदे वाली बातें हैं? अब तुम बोलोगे सर सबसे अच्छा था स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो? मैं रीजन बताता हूँ। क्या तुम्हें ऐसी सिचुएशन याद है जिसमें एएम फेल हो जाता है? हाँ सर, जब हमारा डेटा ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन वाला होता है तो एएम नहीं निकल पाता। अब जहां एएम नहीं निकल पाएगा वहां तो फिर एसडी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एसडी तो एएम से ही निकलता है। तो अगर तुम्हें ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन में सबसे अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन चाहिए तो वो है क्वार्टाइल डेविएशन। गॉट इट सर, गॉट इट। इट इज द बेस्ट मेजर इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। ये भी लेस अफेक्ट होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, और यहां भी चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल का वही सेम रूल है। ये आप दो रिलेशनशिप हमेशा याद रखें, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 टाइम्स ऑफ एस डी, 5 टाइम्स ऑफ एमडी और 6 टाइम्स ऑफ क्यूडी इक्वल। एस डी एमडी और क्यूडी का जो रेशियो है दैट इज 15, 12 और 10। एस डी एमडी एंड क्यूडी का जो रेशियो है दैट इज 15:12:10। नेक्स्ट। ओ भाई साहब, कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए हैं, वाह! जोरदार तालियां आप सभी के लिए, मजा आ गया भाई। अब करेंगे क्वेश्चंस। बहुत देर से इंतजार हो रहा था क्वेश्चन का, 1 घंटे लग गए सब कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में, और मुझे लगता है 1 घंटे में हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है जी। चलो, वैसे भी अपने पास 5:30 तक का टाइम है। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं 5:15 तक खत्म कर दूं सेशन को, ठीक है। उससे पहले भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होते। चलो, इफ देयर आर पानी पी लेता हूँ फिर। सो इफ देयर आर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स है, पहले ग्रुप में 10 ऑब्जर्वेशन, दूसरे में 12, एंड हार्मोनिक मीन दिया है 3 और 5, तो व्हाट इज द कंबाइंड एचएम? मैं कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला याद दिलाता हूं आपको। कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला है N1 प्लस N2 होल डिवाइडेड बाय N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। अब देखो भाई, अपने को N1 दिया है 10, N2 दिया है 12, कैसे पता मुझे? देखो ना भाई, टू ग्रुप्स, पहले ग्रुप में 10 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे ग्रुप में 12 ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन मतलब काउंटिंग, और दोनों का एचएम भी दिया है 3 और 5, तो H1 हो गया 3 और H2 हो गया 5। बस अब फॉर्मूले में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 3 प्लस 12 अपॉन 5। अब जिसको कैलकुलेटर में नहीं बनता उसको बताता हूँ कैसे कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करते हैं बिना पेन यूज किए। पहले तुम कर दो 10 डिवाइडेड बाय 3 मेमोरी प्लस, तो 10/3 निकल गया। फिर कर दो तुम 12 डिवाइडेड बाय 5 मेमोरी प्लस, फिर कर दो मेमोरी रिकॉल। इससे क्या होगा? पूरा डिनोमिनेटर तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब इसको कर दो डिवाइड इक्वल टू, जिससे डिनोमिनेटर नीचे चला गया, और इनटू कर दो न्यूमरेटर का सम दैट इज 22। तो ऊपर जो 10 प्लस 12 लिखा है वो सॉल्व कर दो। तो 10/3 मेमोरी प्लस 12/5 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल डिवाइड इक्वल टू इंटू 22। अब किसी को ये ट्रिक आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो अब लोड लेने की जरूरत नहीं, जैसा तुम कर रहे हो वैसे करो। इट्स ओके, डोंट गेट वरीड अबाउट इट। आंसर तुम्हारा सेम आना चाहिए, 3.837 आना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। सर इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं भाई, क्यों नहीं आएंगे। मैंने तो बताया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 13, 14, 17 और 18 से कभी भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन में मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा हुआ है कि ओपन एंडेड में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकल सकता, तो सबसे बेस्ट क्या होता है सर? सबसे बेस्ट होता है क्यूडी, विच डज नॉट चेंज विथ। अच्छा, ये जो क्यूडी है वो किसकी वजह से चेंज नहीं होता? डज नॉट लिखा हुआ है भाई, नॉट। सर स्केल से तो चेंज होता है पर ओरिजिन की वजह से चेंज नहीं होता। तो क्वार्टाइल डेविएशन स्केल की वजह से चेंज होता है पर ओरिजिन की वजह से चेंज नहीं होता, तो क्यूडी और ओरिजिन, ऑप्शन सी, क्यूडी ऑब्लिक ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट, अब निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। याद दिलाता हूं आपको फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पर L का मतलब क्या है?
सर एल मतलब होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो मुझे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन नजर आ रहा है 93 यहाँ पर। चेक कर लेना भाई, मुझसे गलती भी हो सकती है। सबसे बड़ी वैल्यू मुझे 93 नजर आ रही है और सबसे छोटी वैल्यू 53 नजर आ रही है। तो 93 माइनस 53 होल डिवाइडेड बाय 93 प्लस 53 इंटू कर देते हैं 100। तो 93 माइनस 53 हो गया 40 और 93 प्लस 53 हो गया हमारे पास 146 इंटू कर दिया हमने 100। तो 40 अपॉन 146 इंटू 100 दैट इज 27.39। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बराबर है ना? सर ये तो बहुत ही मतलब, अगर फॉर्मूले याद है चैप्टर 14 के तो फिर तो सर दिक्कत ही नहीं, ऑब्वियसली दिक्कत नहीं है भाई। लो फिर से हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आ गया। 1, 1/3, 1/6 और 1/9। क्या फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का? n अपॉन समेशन ऑफ 1/x। मतलब न्यूमिनेटर में रख लो तुम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हो गई 4, और डिनोमिनेटर में ना सबके रेसिप्रोकल जोड़ दो। क्या 1 का रेसिप्रोकल बताओगे सर? 1। 1/3 का रेसिप्रोकल बताओगे? 3। 1/6 का रेसिप्रोकल बताओगे? 6। और 1/9 का रेसिप्रोकल है 9। चलो भाई, तो 1 + 3 + 6 + 9 विच इज 4 डिवाइडेड बाय 19 आ रहा है। तो डेसिमल में आंसर देना पड़ेगा 0.21। ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल भाई, बहुत ही सिंपल, 0.21। क्या किया मैंने? मैंने लॉजिक को याद रखा सर कि हार्मोनिक मीन अगर मुझे निकालना है तो न्यूमिनेटर में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिनोमिनेटर में आता है रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो 1, 1/3, 1/6 और 1/9 का रेसिप्रोकल किया डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में ले लिया 4। बढ़िया है, काम कर। नेक्स्ट, if x and y are related by 4x plus 3y plus 5 equal to 0 and mean of x is 10, then the mean of y is। तो अब मुझे बताओ भाई, ये जो इक्वेशन दी है 4x plus 3y plus 5 इक्वल टू 0 और मुझे इसमें x बार पता है और मुझे y बार निकालना है, किसकी बात चल रही है? कौन से मेजर की बात चल रही है सर? एम, मीन। सिर्फ मीन लिखा मतलब एम चल रहा था। तो मुझे बताओ, एएम जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से इफेक्ट, सॉरी, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है सर? दोनों से होता है। जब कोई भी ऑब्जर्वेशन ओरिजिन और स्केल दोनों से अफेक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब वो लीनियर रिलेशनशिप सेट हो रही है दोनों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, 4 × 10 मतलब जहां x लिखा हुआ x बार की वैल्यू डाल दो, जहां y लिखा हुआ y बार लिख दो, +5 कर दो इक्वल टू 0। मतलब इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे x के मीन से, तो जो y का आंसर आएगा ना वही y का मीन होगा। तो 3y बार प्लस 40 और 5 मिलाकर होगा 45 इक्वल टू 0। तो 3y बार की वैल्यू होगी -45 और y बार की वैल्यू होगी -45/3 मतलब -15। तो ये हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रही है? दिल गार्डन गार्डन हो रही है, मजा आ रही है कि नहीं? ठीक, ऑलराइट। नेक्स्ट, अब लिखा है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडरेटली स्क्यूड याद आ रहा है? एम्पेरिकल रिलेशनशिप ऑफ अ ग्रुप ऑफ 145 स्टूडेंट, 145 स्टूडेंट है। मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, मोड निकालना है। अब ना जानबूझ के 145 देके कंफ्यूज कर रहा है, जरूरत ही नहीं उसकी। मुझे तो फॉर्मूला अच्छे से याद है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो मैं एन को क्यों यूज करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं उसको यूज करने की। तो 3 × 52.40 माइनस -2 × 55.10। तो 52.4 × 3 मेमोरी प्लस 55.1 × 2 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल, द आंसर इज 47। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन। क्लियर हो रहा है सबको? बहुत ही सिंपल है भाई ये वाला भी। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन 26, ऑप्शन है 47। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द 10 वैल्यू इज 20, ओके, मतलब 10 ऑब्जर्वेशन उसका सम 20 है, तो n की वैल्यू मैंने 10 लिख दी और उन 10 वैल्यूज का जो सम है वो लिख दिया 20। फिर बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यू क्या है? वो दिया 80। तो कह रहा है बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो डेटा दिया उसको देखकर क्या लग रहा है? ओरिजिनल फॉर्मूला यूज होगा, ओरिजिनल फॉर्मूला यूज होगा या फिर
शॉर्टकट वाला ही तो सर, शॉर्टकट वाला ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं, दो फॉर्मूले दिए हैं तो दोनों में से एक भी बन रहा है तो चलेगा। भाई कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एस डी का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा, दूसरा वाला थोड़ी लगेगा यहाँ पर। तो 80/10 माइनस 20/10 का स्क्वायर, उसका रूट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 20/10 कैसे आया भाई, बताओ मुझे। एक्स बार मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। भाई सम ऑफ एक्स अपॉन एन, यही तो होता है ना एक्स बार। तो 80/10 हो गया 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 हो गया 4, 4 का रूट, आंसर आ गया 2। बच्चों क्वेश्चन 27 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा सबको? नेक्स्ट, अ डेटा सेट हैज, एक डेटा सेट में फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो। अब देखो वो ना तो तुमको बता रहा है डेटा क्या है, ना तो तुमको बता रहा है निकालना क्या है, दोनों को घुमा घुमा कर दे रहा है। पहले मैं ऑब्जर्वेशंस बताता हूं तुमको क्या क्या है। फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6, वैसे भी तुम 6 की टेबल पढ़कर देखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सारे नंबर इवन नंबर ही तो हैं और सारे के सारे नंबर पॉजिटिव ही तो हैं, तो ठीक है ना भाई। 6 12 18 6 24 30 36 42 और 48 54 60 और 66। सर आपको कैसे पता चला 66 तक जाना? 11 मल्टीपल बोला है ना, 11। तो 6 का 11th मल्टीपल क्या होता है तुम्हें बताओ? पहला मल्टीपल 6, फिर 12, फिर 18, ऐसे करके 11वें मल्टीपल तक जाना है। अब निकालना है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज? सर क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/2। मतलब मुझे Q3 भी निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे Q1 भी निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं Q3। पहले Q3 की रैंक निकालेंगे, रैंक। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 11 पता है, ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया n+1 इंटू 3/4 टर्म। तो ये हो गया 11+1 12 इंटू 3/4, दैट इज 9th टर्म। अब क्या करेंगे सर, अब Q3 की वैल्यू है 9th टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 54, तो 9th टर्म हो गई 54। ठीक है, अगला कैलकुलेशन ऑफ Q1 कर दो। Q1, तो Q1 की रैंक कैसे निकालेंगे? n+1 इंटू 1/4 टर्म, मतलब 12/4, दैट इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सी? 18। तो Q1 की वैल्यू 8। अब QD निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? Q3 54, Q1 18 डिवाइडेड बाय 2। तो 54 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 18। ऑप्शन सी, समझे भाई? तो क्वार्टर डिवीजन का फॉर्मूला हो गया Q3 माइनस Q1/2 विच इज 54 माइनस 18/2, दैट इज 18। तो अगर तुम्हें Q1 Q3 निकालते आता है तो क्वार्टर डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो, a set contains a set contains 7 numbers whose average is 12। एक ग्रुप ऑफ नंबर है, ठीक है, मतलब 7 अलग अलग नंबर है, 7 अलग अलग नंबर है, उनका एवरेज आ रहा है 12। उसमें से जो 4 बड़े नंबर है ना, उनका एवरेज आ रहा है 18, और 4 छोटे नंबर जो है ना, उनका एवरेज आ रहा है 8। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द नंबर। अब मुझे एक बात बताना भाई, अगर मैं ये जो 7 नंबर है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 4 मेरे 4 स्मॉल नंबर्स हैं? और क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 4 मेरे 4 ग्रेटर नंबर है? क्या आप मुझे बताओगे कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में काउंट हो रहा है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि 7 नंबर्स हैं, उसमें से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ऐसे करके पहले 4 नंबर का 4 स्मॉल नंबर हो गए, और ये जो 4 आखिरी के नंबर 4 ग्रेटर हो गए। क्या दोनों में तुम्हें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? सर ये कॉमन नजर आ रहा है दोनों में। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास n की वैल्यू अगर 7 दी है
और मीन का वैल्यू 12 दिया है, तो तुम टोटल सम बता सकते हो मुझे, टोटल सम। अरे हाँ यार, टोटल सम में 7 डिवाइड करके तो 12 आया होगा, तो टोटल सम हो जाएगा 12 इंटू 7, 84। ये 84 पता किसका सम है? ये सारे 7 नंबर का सम है, ऑल द 7 नंबर्स का। पर वही अगर मैं उसमें से तुमको बोलूं कि अगर तुम्हारी n की वैल्यू 4 है, ग्रेटर नंबर, 4 बड़े वाले नंबर, तो उनका एवरेज 18 आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज द टोटल सम ऑफ 4 ग्रेटर नंबर्स? जो 4 बड़े नंबर है ना ये वाले, उनका सम हो जाएगा तुम्हारा 18 इंटू 4। 18 इंटू 4 मतलब 72। और अगर मैं बोलूं n इक्वल टू स्मॉलर 4, उनका एवरेज है 8, तो टोटल सम ऑफ 4 स्मॉलर नंबर की अगर हम बात करें, टोटल सम ऑफ 4 स्मॉलर नंबर, तो वो आ रहा है 8 इंटू 4, 32। समझे क्या? तो 72 हो गया 4 बड़े नंबर का सम, और 32 हो गया 4 छोटे नंबर का सम। फिर से 72 हो गया 4 बड़े नंबर का सम, 32 हो गया 4 छोटे नंबर का सम। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 72 और 32 को जोड़कर 84 आना चाहिए, पर वो ज्यादा क्यों आ रहा है? सर वो इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि दोनों के सम में ये डबल काउंटेड है। तो समझो, मैंने लिखा 72 प्लस 32, और दोनों का टोटल आ रहा है मेरे पास 104, जबकि ये 7 नंबर का टोटल तो सिर्फ 84 है। इसका मतलब जो 20 है ना, वो 2 बार काउंट हो रहा है। अब कौन सा ऑब्जर्वेशन 2 बार काउंट हो रहा है? फोर्थ टर्म है ना जो 2 बार काउंट हो रहा है, वो 20 यहां भी काउंट हो रहा है, और वो 20 यहां भी काउंट हो रहा है। इसी वजह से जो ओवरऑल टोटल है वो 84 से 20 ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर विल बी 20। अब ये क्वेश्चन जो था सितंबर में, दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जो थोड़ा लेवल वाला था, थोड़ा लेवल वाला। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता ना, मेरा अप्रोच क्या होता मैं तुमको बता रहा हूं। मैं ऐसा क्वेश्चन देखकर ना इसको सेकंड राउंड के लिए रखता। बाकी सारे क्वेश्चन तो फर्स्ट राउंड में ही कर लेता, फॉर्मूला बेस्ड थे। पर ये वाला क्वेश्चन मैं बोलता कि भाई पहले मैं अभी और आसान वाले कर लूं, जब सेकंड राउंड में आऊंगा ना तब इस क्वेश्चन को करूंगा, क्योंकि मुझे ये नया लग रहा है। ऐसा नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं बनेगा, नहीं बन तो रहा है, पर थोड़ा सा मुझे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है इसमें। तो इसको मैं बात के लिए रखता, और बाद में समय नहीं बचता तो कोई बात नहीं। समझ लो, वैसी वाली अप्रोच आपको दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर है तो इसके सारे क्वेश्चन करने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा माइंडसेट मत रखना। ठीक है, चलो बेटा जी, सितंबर 25 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। मैं आप लोगों से एक बार फिर से फीडबैक लेना चाहता हूँ, बताइए मुझे कैसा फील हो रहा है आप लोगों को, हाउ आर यू गाइस गेटिंग इट? सितंबर के सारे चैप्टर 14 के क्वेश्चन हुए, देखकर आपको लग रहा है कि यार चैप्टर 14 तो मैनेजेबल है, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, एक दो अगर टफ भी आते हैं तो ठीक है सर, उसको सेकंड राउंड के लिए रखेंगे और उसको भी उसमें कर लेंगे। कोई ऐसा नहीं कि समझ नहीं आता, टाइम टेकिंग अगर है तो बात के लिए रखेंगे उसको, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, May 25। बहुत। हेलीकॉप्टर फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी। एक हेलीकॉप्टर है जो, एक हेलीकॉप्टर है, सिटी ए से बी जाने में ना उसका स्पीड था 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जब रिटर्न की बात करूं, कम बैक, तो उसका स्पीड था 700। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो। क्या क्वेश्चन ने बोला एम निकालो? नहीं। क्या क्वेश्चन ने बोला जीएम निकालो, एचएम निकालो? नहीं। क्वेश्चन ने बोला एवरेज स्पीड निकालो। अब स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड क्या है? स्पीड एक रेट है। कौन सा वाला? अदर देन परसेंटेज वाला रेट है। और जब अदर देन परसेंटेज वाला रेट होता है तो एचएम सूटेबल होता है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे एचएम लगाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एवरेज पूछ रहा है, और किसका? स्पीड का। स्पीड एक रेट होता है, परसेंटेज के अलावा वाला रेट है। तो चलो एचएम निकाल देते हैं। एन की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 डिवाइडेड बाय 1/500 प्लस 1/700। तो 1/500 एन प्लस 1/700 एन प्लस मेमोरी रिकॉर्ड डिवाइड इक्वल टू 2। द आंसर इज 583.33। दैट इज ऑप्शन। तो 583.33 इसका हार्मोनिक मीन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो। आपसे कह रहा है द अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन एम एंड जीएम ऑफ टू नंबर 6.5 एंड 6, फाइंड द टू नंबर। भाई इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है? ऑप्शन ए ले लो,
6 और 7 का AM निकाल कर देख लो कितना आ रहा है 6.5, और 6 और 7 का हार्मोनिक मीन निकाल कर देख लो, तो हार्मोनिक मीन आ रहा है 6.48, पर हमको तो एग्जैक्टली 6 चाहिए, मतलब ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑप्शन बी में चलता हूँ, 9 और 4। 9 और 4 का अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो 6.5, और 9 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालूं तो वो आ रहा है 6। ऑप्शन बी, समझे भाई? 36 का रूट दैट इज 6। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, चलो। Which of the following is not a method of अरे भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन की मेथड है, मीन डेविएशन भी है, रेंज भी है। सर कॉन्करेंट डेविएशन तो कोरिलेशन निकालने की मेथड है। देख रहे हो भाई, ऐसा है सवाल, पेपर का सवाल है ये। हाँ पेपर का क्वेश्चन। चलो, कह रहा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सर हमने पिछले वाले उसमें भी निकाला है, एन की वैल्यू गिवन है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, और एस डी की वैल्यू गिवन है। पहले मैं आपको याद दिलाऊं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता क्या है। सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन ए एम इंटू 100। अब एस डी तो अपने पास रेडीमेड अवेलेबल है 3, ए एम अपन को निकालना है, तो पहले मैं ए एम निकाल देता हूँ। ए एम हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। समेशन ऑफ एफ एक्स दिया 280, कैपिटल एन दिया 40, तो 20 आ गया ये। एस डी की जगह रख दिया 3, ए एम की जगह रख दिया 20, 3 अपॉन 20 इंटू 100। सर ये आ रहा है 15, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15। समझे क्या? क्वेश्चन 48 का करेक्ट आंसर हो गया 15। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलो, अगला सवाल है हमारे पास जिसमें बोल रहा है मंथली प्रॉफिट और लॉस दोनों की बने फॉर द 6 मंथ ऑफ अ फॉर्म। 1900, 0, -200, -400 और 2000। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो। अब भाई कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर निकालना है तो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। क्या मुझे कोई बताएगा सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 2000। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू है 2000, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू है -400। ठीक है ना? तो 2000 माइनस -400, ध्यान दीजिएगा वो वैल्यू भी नेगेटिव है, तो अलग से मैं -400 लिख रहा हूं। L इज 2000 माइनस S की जगह लिख दिया -400। अगेन L इज 2000 प्लस -400। तो न्यूमिनेटर बन गया 2400 और डिनोमिनेटर बन गया 1600। So 2400 upon 1600 into 100, the answer is 150. ऑप्शन, तो ये हो गया 150। क्वेश्चन 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 150। चलेगा भाई, इजी वन। अगेन कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इफ द मीन of the following frequency distribution is 2.6, then the value of y is। अब अपने को क्या दिया है कि ये जो पूरा डेटा है ना, इसका मीन है आपके पास 2.6, तो बताओ y की वैल्यू क्या है? y कहाँ है? ये रहा y। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, और इसकी वैल्यू 2.6 के बराबर है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सारे ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस y इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय। अगर सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिया जाए ना, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिया जाए तो इसका टोटल बताओ क्या आ रहा है। सर सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल आ रहा है 8 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 4, दैट इज 24 प्लस y। अगर सारी फ्रीक्वेंसीज को मैं जोड़ लूँ, ये 8, 10, y, 2 और 4, इन सबको अगर मैं आपस में जोड़ लूँ ना, तो ये आ रहा है 24 प्लस y। आर यू गेटिंग इट? ठीक, तो इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया और राइट हैंड साइड में आ गया 2.6। बस अब सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 1, 10 इंटू 2, 2 इंटू 4, 4 इंटू 5, इन सबको जोड़ा तो आ रहा है 36 प्लस 3y अपॉन 24 प्लस y इज 2.6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, तो 24 इंटू 2.6 होता है 62.4, तो 36 प्लस 3y इज इक्वल टू 62.4 प्लस 2.6y। तो 3 minus 2.6 which is coming to 0.4y,
और 62.4 minus 36 is coming to 26.4. What is the value of y? 26.4 upon 0.4, that is 66. कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरा आंसर? आपका 16 आ रहा है, मेरा पता नहीं क्या आ रहा है। 8, 20, 8 और 20, 56 आना चाहिए मेरा। 36 क्यों आ रहा है यहाँ पर? 56 आना चाहिए ना, यहाँ 56 आना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ अगर मैं वापस से 56 रख दूँ तो ये हो जाएगा 62.4 माइनस 56, दैट इज ये हो जाएगा 6.4। और अगर ये 6.4 हो गया तो 6.4 अपॉन 0.4 विल गिव यू 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे कैलकुलेट करने में, जिस वजह से पूरा आंसर हमारा बिखर गया था। तो वहां 56 की जगह मैंने 36 लिख दिया था गलती से, तो 20 ऐड नहीं हुआ होगा। मेमोरी बटन अच्छे से मैंने प्रेस नहीं करी होगी। एसटी मिस्टेक भी कई बार हो जाती है अपन लोगों से, है ना। चलो, ऑलराइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 51, डन है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन 52 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू? आपको पता है जीएम निकालते समय सारी ऑब्जर्वेशन यूज करनी पड़ती है, एचएम निकालते समय सारी ऑब्जर्वेशन यूज करनी पड़ती है, लेकिन मीडियन निकालते समय आप सिर्फ बीच की वैल्यूज को ही यूज करते हो। तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया भाई 52, तो मीडियन। ठीक है, मेरे मार्क्स कट कर दोगे? ठीक है, कर दो भाई, कोई बात नहीं। अगेन अगला क्वेश्चन, आपको एएम गिवन है और मोड गिवन है। ठीक है, एएम गिवन है, मोड गिवन है और मीडियन निकालना है। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा है क्या मॉडरेटली स्क्यूड? नहीं लिखा है। फिर भी इस क्वेश्चन में लिखा नहीं मॉडरेटली स्क्यूड, फिर भी कॉमन सेंस क्या बोलता है कि सेम तो नहीं है ना तीनों। ऑब्वियसली अगर मीन और मोड अलग अलग है तो सेम कहां से होंगे तीनों? तो फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड की जगह मैंने डाल दिया 26 और 3 मीडियन लिख दिया, और 2 मीन की जगह लिख दिया 2 इंटू 32। 32 इंटू 2 प्लस 26, 64 प्लस 26 हो गया 90। तो मीडियन की वैल्यू होगी 30, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 53 का करेक्ट आंसर अपना आ रहा है ए। ठीक है, ऑलराइट। अगला सवाल, आपको मोड निकालना है। फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। सर इतना इजी क्वेश्चन आता पेपर में? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं तो कुछ गलत क्वेश्चन उठा के ले आया हूँ जबरदस्ती में तुम लोगों को बताने के लिए इतना इजी आता है। ठीक है, 100, 110, 125, 120, बाकी 125 3 बार आ रहा है, 1 2 3। 100 एक ही बार आ रहा है, 110 एक बार आ रहा है, 225 एक बार आ रहा है, 325 एक बार आ रहा है, 90 80 सब एक बार आ रहे हैं, सिर्फ 125 3 बार आ रहा है। तो 54 का करेक्ट आंसर है डी। सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सितंबर में भी पूछा था कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ओपन एंडेड के लिए सूटेबल है? क्वार्टाइल डेविएशन। 55 का आंसर है क्यूडी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हम तो बस फॉर्मूला याद कर लेंगे। अरे ऐसी बातें भी याद रहनी चाहिए, प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। डायरेक्टली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते हैं, कौन कहता है सिर्फ फॉर्मूला याद हो जाएगा तो काम होगा? नहीं, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये भी बनना चाहिए। इसके साथ बेटा जी May 25 भी खत्म हो गया। May 25 को देखने के बाद क्या लगता है आपको? May 25 देखने के बाद क्या लगता है कि अरे भाई, मतलब अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में से तो अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे लगता है 8 तो तुम कर ही सकते हो गिरी से गिरी हालत में। कितना भी टफ पेपर आ जाए तो भी 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले हैं। टफ करेगा भी तो कितने करेगा, 1 या 2? ठीक है, May 25 में तो एक भी नहीं किया था उसने। चलो Jan 25 पे क्वेश्चन कर लें कि खुद से करोगे? Jan 25 का क्वेश्चन अभी सेशन एंड करते खुद से करना है, मैं अभी तुरंत अपलोड कर दूं टेलीग्राम में, या फिर करवा दूं? चलो कर लो, डाल देता हूं मैं टेलीग्राम में। ठीक है, ये रहा मेरे टेलीग्राम का चैनल, इसको जल्दी जल्दी स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो। मैं बस सेशन एंड करके ये पीडीएफ वहां डाल रहा हूँ, और 10-15 मिनट बाद इस
के बाद एक और पीडीएफ डाल दूंगा जिसमें जेन 25 का सॉल्व वाला पोर्शन भी रहेगा। तो पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद जेन 25 का सॉल्यूशन देखना, सीधे मत देख लेना। उसी शर्त पे मैं सेशन को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, तो मैं वहां सॉल्यूशन डाल दूंगा, कोई बात नहीं। चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं करवा दो, पर मुझे लगता है बेटा आप थोड़ा सा अब तो आत्मनिर्भरता लाओ। तुम्हारा फ्लो बना दिया, मोमेंटम बना दिया, अब तुमको ब्रेक नहीं लेना है, तुमको तुरंत करना है। मैं सेशन एंड कर रहा हूं और उसके बाद तुरंत करना है तुमको ये जेन 25 का क्वेश्चन, ठीक है? और फिर उसके सॉल्यूशन तुम देख लेना। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का सुनेगा? कल सुनाऊंगा। चलो बाय। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में सब इंसान, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये ना ये दीवाने ये परवान है, इश्क में कैसे गो तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। ले बेटा। चल बाय। तो कल का सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, परसों का भी रिकॉर्डेड रहेगा, दोनों दिन लॉजिकल रीजनिंग के दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है? उसमें तो मैंने तीनों के पीवाईक्यूज करवा दिए हैं, सितंबर के भी, मई के भी और जैन के भी। तो उसमें तुम्हें अगर सेल्फ प्रैक्टिस करना हो तो जेन 25 के पीछे वाले कर लेना, मतलब सितंबर 24 और मई 24, ये 2 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना एलआर के चारों चैप्टर्स में, ठीक है? चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू, सी यू ऑल, मिलते हैं।